टेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने मोर्चा और प्रकोष्ठों को सक्रिय करने में जुट गए हैं। कांग्रेस जहां संभाग स्तरीय बैठक कर रही है तो बीजेपी भी अपने प्रकोष्ठ और मोर्चों को मोर्चा संभालने के लिए तैयार करना शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, मुरलीधर राव ने भोपाल में मोर्चा और प्रकोष्ठों के साथ बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों ने मोर्चा और प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी का सही से निर्वहन न करने पर फटकार लगाई। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय होने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, प्रदेश पदाधिकारियों ने सभी मोर्चा प्रकोष्ठ को अलग अलग कार्यक्रम अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी ताकि चुनाव से पहले जनता के बीच पहुंचा जा सके। तो मोर्चा लेंगे मोर्चा, इसी पर चर्चा शुरू करें उसके पहले देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 1.5 साल के करीब वक्त शेष बचा है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संगठन के साथ ही मोर्चा और प्रकोष्ठ को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एक संयुक्त बैठक का आयोजन शनिवार को भोपाल में हुआ। इससे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय प्रभारी मुरलीधर राव ने भी संबोधित किया और सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन काम देने से पहले प्रदेश पदाधिकारियों ने इनके पिछले कामों की समीक्षा की। इसी आधार पर सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ से अगले 1 साल की रणनीति भी मांगी जा रही है। इसी आधार पर इनकी जिम्मेदारी भी तय होगी। मोर्चा में सबसे अहम माने जाने वाले महिला और युवा मोर्चा का काम सबसे खराब है। इनके अध्यक्ष खुद विवाद में घिरे रहते हैं, जिसके कारण संगठन के मुखिया भी परेशान हैं। ऐसे में जब कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उसके नेता लगातार भाजपा को निशाना बनाए हुए हैं। ये मोर्चा सरकार और संगठन की ढाल बनने के बजाय परेशानी का सबब बने हुए हैं। वहीं बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि पूरे 1 साल के लिए आगामी कार्य योजना बनाई गई है। मोर्चा प्रकोष्ठों को कई तरह के कार्यक्रम और टारगेट दिए गए हैं। साथ ही सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को जमीनी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा काम करने और कार्यक्रम अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस पूरी बैठक में सबसे पहले तो हमारा ये जो वर्ष है, संगठन पर्व का वर्ष है, ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष, उसके निमित्त मोर्चों को प्रकोष्ठों को अलग अलग कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनकी भी तैयारी हुई है। साथ में ही वर्ष भर की हमारी योजना, सभी मोर्चा और सभी प्रकोष्ठों की साल भर में हमारा अभियान क्या होगा। जैसे अभी ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर यूथ कनेक्ट का हमारा अभियान है, महिला मोर्चे का हमारा अभियान है, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे का अभियान है। ऐसे अलग अलग प्रकार से हमारे अभियान तो हैं ही ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर, लेकिन वर्ष भर की योजना सभी मोर्चे और प्रकोष्ठों की आज सुबह उस पर चर्चा हुई है। बाकी और उस योजना को तैयार करके अभी आगामी सत्र में उस पर डिस्कशन होगा और उसके बाद फाइनल हमारी साल भर की जो योजना होगी उसको लोग प्रस्तुत करेंगे। बता दें कि बीजेपी ने 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ बना रखे हैं, लेकिन लंबे समय के बाद भी इनमें से कोई भी छाप छोड़ने में सफल नहीं रहा है। लिहाजा मूल संगठन पर सारा भार आ रहा है। इन मोर्चा प्रकोष्ठ को सक्रिय करने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों इंदौर में महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी का भी आयोजन किया गया था। हालांकि बीजेपी की इस बैठक पर कांग्रेस तंज कसती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 को लेकर कितनी भी मशक्कत कर ले, माननीय कमलनाथ जी की रणनीतिक कौशल के आगे वो ध्वस्त होगी। चाहे वो 17 प्रकोष्ठों की बैठक कर ले, मोर्चा संगठनों की बैठक कर ले या खुद की कार्य समिति की बैठक कर ले, जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है और उसका खामियाजा उसे 2023 में भुगतना पड़ेगा। खबर यह भी है कि इन मोर्चा प्रकोष्ठ को सरकार के कामकाज का ब्यौरा और उसकी उपलब्धियां जनता के बीच पहुंचाने का काम सौंपा जाएगा, लेकिन उसके पहले उनके कामकाज का ऑडिट किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इनकी जिम्मेदारियां बढ़ाई जाएंगी और जवाबदेही फिक्स की जाएगी। अब बीजेपी की कवायद इन मोर्चा और प्रकोष्ठों में कितनी जान फूंक पाएगी और आगामी चुनाव में इसका क्या फायदा होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी की बैठक चर्चा का विषय जरूर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद या पहले बीजेपी के मोर्चा बीजेपी के लिए कितने
मोर्चे संभालते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे सहयोगी ब्रिजेश चौक से। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका नादी टीवी पर। नमस्कार। और लंबे समय बाद बीजेपी में हम देख रहे हैं बैठकों का दौर चल रहा था, लेकिन लंबे समय बाद अब मोर्चा प्रकोष्ठों की याद आई है कि युवा मोर्चा भी है, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और तमाम सारे प्रकोष्ठ। और अभी तक के कामकाज में यही आया कि आधे से ज़्यादा मोर्चा प्रकोष्ठों ने तो अभी तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बनाई है। आधे से ज़्यादा मोर्चा प्रकोष्ठ ऐसे भी रहे जो पूरे कोरोना काल में कहीं दिखाई नहीं दिए, और जब सब कुछ ओपन हो गया इसके बाद भी वो या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहे या सोशल मीडिया में दिखे। तो अब उम्मीद की जाए कि बीजेपी अगर इनको टाइट करती हुई बीजेपी के लिए मददगार साबित होंगे अगले चुनाव में, क्योंकि पिछले 2 चुनाव का इतिहास बता रहा है कि इन लोगों ने कोई खास मदद नहीं की मूल संगठन को, बल्कि परेशानी का ही सामना करना पड़ा इनके कारण। मनोज जी, पिछले विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं उसके आधार पर या उसको ध्यान में रखकर, जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बिल्कुल। तो जब आप 51% वोट का टारगेट फिक्स करते हैं तो फिर आपको हर वर्ग, हर मोर्चा और हर जो भी आपके अनुषंगिक संगठन हो ना हो, सामाजिक संगठन हो, सबकी मदद लेने की जरूरत पड़ती है। आप देखें अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है, आप अभी दावे के साथ नहीं कह सकते कि वो इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। कभी हार्डकोर हिंदुत्व की बात होती है, कभी दलित की बात होती है, कभी आदिवासी की बात होती है, कभी ओबीसी की बात होती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बेसिकली ये पार्टी जो है ये ग्राउंड लेवल पर जाके चेक करना चाहती है कि उनका मुद्दा कौन सा इफेक्टिव होगा चुनाव में। इसलिए वो एक मुद्दे पर नहीं ठहरे हुए हैं। ये जो मीटिंग वगैरह जो भी हो रही है, संगठनात्मक बैठक जिसे भारतीय जनता पार्टी कहती है, इसको उसी बोलचाल की भाषा में संगठनात्मक बैठक ही है। तो इसके पहले हमने देखा था कि इंदौर में भी लोगों को इकट्ठा किया गया था, जब एक बैठक वहां भी हुई थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी जब आ रहे थे तो उस वक्त उनको आमंत्रित किया गया था। लेकिन एक जिस तरह से नियमित बैठक होती है वो नहीं हुई। और इसकी वजह जो मुझे मनोज जी लगती है कि जब जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का संगठन या वो पार्टी वो सरकार के पीछे छुप जाती है, उसकी गतिविधियां दिखाई नहीं देती, और यही जो है कई बार नुकसान का कारण हो जाती है, जो हमने पिछले चुनाव में देखा था। लेकिन यहाँ हम उल्टा देख रहे हैं कि जो आपने कहा निश्चित तौर पर वो सही बात है, लेकिन ये जो उपलब्धियां बताने की बात हो रही है कि भाई सरकार की जो उपलब्धियां वो आप जनता के बीच लेकर जाएं, तो एक मुद्दा तो है ही सही कि चलो इसी के बहाने कोई रचनात्मक काम करके आप जनता के बीच जा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा आधी आबादी अगर महिलाओं की है तो महिलाओं को लेकर बहुत कुछ किया जा सकता था। यूथ की बात हो रही है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार मेलों की बात कर रही है सरकार, रोजगार संसद की बात कर रही है, तो ये जिम्मा युवा मोर्चा संभाल सकता था। अल्पसंख्यकों के बीच सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है, अल्पसंख्यक मोर्चा इसकी जिम्मेदारी उठा सकता है। सरकार किसानों के लिए सही कई सारे कार्यक्रम कर रही है। हमने देखा कि केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, बिजली संकट एक बड़ा मुद्दा है, खाद को लेकर हमने परेशानियां देखी, इसको लेकर किसान मोर्चा या उससे जुड़े प्रकोष्ठ जनता के बीच जा सकते थे, अपनी बात बेहतर तरीके से रख सकते थे, तब शायद एक सरकार के लिए वो अच्छा एक रक्षात्मक काम कर सकते थे। लेकिन वो भी हमने देखा कि नहीं हो पा रहा है। मनोज जी, सरकार खुद इस मामले में कितनी रक्षात्मक है इन सारे मुद्दों को लेकर? आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पेट्रोल प्राइस पर राज्य अपने कर कम करे, तो इसके बाद कोई रिएक्शन हमको दिखाई दिया भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में? बिल्कुल। सरकार कोई पहल करती नजर आ रही है? हमको कहीं नहीं दिखाई दिया। पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहा है, अब तो गैस भी अब 50 रुपए आज बढ़ गई है, तो इसका रिएक्शन होगा। और ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल जो ये इन सब महंगाई के लिए जिम्मेदार होता है, वो यदि मैदान में जाके महंगाई के पक्ष में राग अलापेगा कि सब महंगाई से विकास होता है, ये सब होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर है इन्हीं चीजों का विरोध करके तो है। आज उनके समर्थन में कैसे खड़ी हो सकती है? और जनता आपको कितना समर्थन करेगी? आप इस मुद्दे पर जितनी बात करेंगे आग उतनी फैलेगी। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर जो कहा दिनेश जी ने, तो एक और संकट ये भी कि हमने देखा कि इसी युवा मोर्चा से शिवराज जी हमने देखे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तमाम सारे, लेकिन विश्वास सारंग भी हमने देखा, लेकिन उसके बाद से अमरदीप मोर, अभिलाष पांडे, वैभव पवार, जिनको नई उम्मीदों के साथ लाया। और जो कहा जाता था कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी पसंद के लोग महिला मोर्चा या मोर्चा प्रकोष्ठों में ज़्यादातर देखे जाते हैं। लेकिन हमने देखा 2-3 बार से ये जो मोर्चा प्रकोष्ठ थे वो इतने सक्सेस होते नज़र नहीं आ रहे हैं।
उतने सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या कारण आप देख रहे हैं? पहला कारण तो ये है कि जिन लोगों के आपने नाम गिनाए हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे आप विश्वास सारंग हो, ये तब लोग विपक्ष में थी भाजपा। तो विपक्ष में आपको करने के लिए, संघर्ष करने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए, विरोध करने के लिए, तो आप जल्दी वो हो जाते हो। आप एक तो पूरे प्रदेश के दौरे कर सकते हो, आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो, ज़्यादा सुर्खियों में आ सकते हो, ज़्यादा लाइमलाइट में आ सकते हो, लोगों को दिख सकते हो, हाँ आप संघर्ष कर रहे हो। सरकार में रहते हुए बाकी के जो लोग आए हैं, वो सरकार थी जब भाजपा की, तो उनके पास सिर्फ विरोध करने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ रचनात्मक काम कर सकते थे, सरकार के सहयोगी के रूप में कर सकते थे। तो लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हाँ निश्चित तौर पर उसमें भी वो अपनी पहचान बना सकते थे बेहतर तरीके से, लेकिन इसके बाद जो आए हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सत्ता की जो वो थी उसमें दबकर रह गए। संगठन उतना उनको काम नहीं दे पाए या वो उतना कर नहीं पाए। जो रचनात्मक काम कर सकते थे, वो सरकार के साथ मिलकर चल सकते थे, तो बेहतर तरीके से काम कर सकते थे। लेकिन आप देखिए कि आपने महिला मोर्चा की बैठक हाल ही में देखी है, आपने कहा कि 2 साल हो गए आपके क्वारंटाइन रह गए, आप चलो अब भी क्वारंटाइन है, आप काम ही नहीं कर रहे हैं। महिला मोर्चा काम नहीं कर सकती क्या? निश्चित तौर पर वो बैठ के करके अपने जो कार्यकर्ता है, अपनी जो कार्यकारिणी है, उसको तो काम पर लगा ही सकता ही, बाकी का काम कर सकती है। आपने कहा कि युवा मोर्चा आप देखिए हाल ही में बड़े लंबे अरसे बाद वैभव पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और खुद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 घंटे तक नहीं पहुंचे। इसके कारण मीडिया ने नाराजगी और उसका बहिष्कार कर दिया। तो आपने वो काम करना ही नहीं चाहते हो या कुछ आप नया रोड मैप देना नहीं चाहते हो कि हम क्या कर रहा है युवा मोर्चा। आप देखिए कि जो आपके पिछड़ा वर्ग के वो अध्यक्ष थे, मोर्चा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष, उनका एक वीडियो वायरल हो जाता है, तो उनको आपने निकाल दिया, दूसरे की नियुक्ति नहीं हुई। तो किस तरह से संगठन की जो लगाम थी, वो लगाम जो कस के रखते थे, अनुसांगिक संगठन जो उसकी ताकत हुआ करते थे, जिनको काम दिया जाता था, वो काम भी कहीं ना कहीं संगठन दे नहीं पा रहा है। मनोज जी, उनसे काम ले नहीं पा रहा है। जो भोजन, बैठक, विश्राम की हम बात करते थे, वो भी दौर इनमें, चाहे महिला मोर्चा की बात करें, चाहे हम युवा मोर्चा की बात करें, चाहे अन्य मोर्चे की बात करें, अल्पसंख्यक से लेकर तमाम तरह के, वो उतने आपको क्रियाशील नहीं दिख रहा है, काम करते नहीं दिख रहा है, बैठकें तक नहीं हो रही उनकी, और कार्यकारिणी तक नहीं बन पाई अधिकांश से। जबकि आपको 1.5 साल बचा हुआ है, आपको चुनाव में जाना है, तो निश्चित तौर पर ये संगठन जो कसावट लाता था, वो कसावट नहीं ला पाया। 3 साल का होता है बीजेपी में, तो 2 कार्यकाल साल तो आपने वैसे ही निकाल दिया। 2 साल वैसे ही निकाल दिया आपने। अब आप कुछ कर पाए नहीं है और ना आपसे काम लिया जा रहा है। जो संगठन महामंत्री की जो भूमिका होती थी, वो जो लगाम कसते थे, वो भी सही से नहीं कस पा रहे। तो अब जो सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें भी जो सरकार की एक छाया है, सरकार जो काम कर रही है, वो जो दिनेश जी भी कह रहे हैं, महंगाई एक मुद्दा है, एक डर भी है कि जनता के बीच में जाएंगे तो वही मुद्दों के कारण उनको सुनना पड़ेगी। तो एक डर की वजह से भी हो सकता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन पार्टी को उनको सबको एक्टिव करने की जरूरत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप कांग्रेस एक्टिव होने लगी है, वो अपने मोर्चों को, अपने संगठनों को, अनुसांगिक संगठनों को एक्टिव करने लगी है। तो भाजपा जिसके ये अनुसांगिक संगठन एक्टिव रहते थे, वो क्यों नॉन एक्टिव है? तो ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी उठता है कि आप उनसे काम नहीं ले पा रहे। ये कहीं ना कहीं अध्यक्ष के जो नेतृत्व है उस पर भी सवाल खड़े करता है। दिनेश जी, अध्यक्ष के नेतृत्व तो सवाल की बात हो रही है, और सवाल ये भी है कि इतने सारे आपके मोर्चा प्रकोष्ठ है, अगर आप काम नहीं दे पा रहे, और वो बीजेपी जो कहती है हमारे पास हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता है, और अब जो तैयारी 1 साल का रोड मैप मांगा जा रहा है, और जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया है और 10 तारीख को फैसला आ भी सकता है, ये हो सकता है चुनाव कराने पड़े। तो जब संगठन की तैयारियां पूरी नहीं है, सरकार की तैयारियां पूरी नहीं, तो आधे अधूरे मन से अगर आप नगरीय निकाय चुनाव में गए, जो कि सेमीफाइनल जिसको कहा जा रहा है कि वो सत्ता का सेमीफाइनल हो सकता है, तब क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि ये मुद्दे तब आप जनता के बीच अगर आप 1 महीने 2 महीने बाद जाएंगे तब भी मुद्दा रहेगा, क्योंकि ना पेट्रोल के दाम आपने कहा कि अभी किसी सरकार ने घटाए नहीं है। सरकारों से कहा जाएगा, वो कहेंगे कि हमने पिछली बार घटा दिए थे। गैस सिलेंडर के दाम 1000 होने वाले हैं, खाने के तेल की दिक्कत है, और बिजली को लेकर जो देश भर में स्थिति है मध्य प्रदेश सहित, वो किसी से छुपी नहीं है। तब फिर कैसे फेस सेविंग करेंगे? मनोज जी, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसके कार्यकर्ता के लिए काम है। इसी तरह के जो अनुसांगिक संगठन है ना, उनको पद देने का काम है। आपने पद दे दिया, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। जब सरकार होती है तो काम देगा कौन? या तो सरकार काम दे। जब आप यदि महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम करते हैं, तो आपको क्या महिला मोर्चे की अध्यक्ष आपको फ्रंट में दिखाई देती है? आपको फ्रंट में तो पार्टी अध्यक्ष ही दिखाई देते हैं ना। आप यदि युवकों का कोई काम करेंगे, खेल व कल्याण विभाग का भी जैसे एक आयोजन हुआ था, तो उसमें भी हमने देखा था कोई पार्टी के जो अनुसांगिक संगठन का कोई पदाधिकारी वहां मौजूद नहीं था। तो युवा मोर्चा से क्या अपेक्षा करेंगे जब युवा वहां मौजूद थे?
वहां जो है कार्यक्रम भी युवाओं से जुड़ा था। तो जब सरकार ही उन्हें तवज्जो नहीं देगी तो वो करेंगे क्या, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे सवाल होते हैं। अनुषंगिक संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं, असमंजस भी बहुत ज्यादा होता है कि उनका ये इस तरह का कोई बयान दे दें तो उससे कोई विवाद नहीं हो जाए। यदि उनको कोई एक्टिविटीज करना है तो उन्हें पार्टी के जो अध्यक्ष है या जो प्रकोष्ठ का प्रभारी है उसकी सहमति भी आवश्यक होती है। फिर यदि उसके जाति वर्ग के लोग हैं या उस तरह के मोर्चे से जुड़े हुए लोग रहे हैं उनको भी आमंत्रित करना होता है। तो एक तरह से वो जो अनुषंगिक संगठन होते हैं हर राजनीतिक दल के, वो 100 पीस की तरह होते हैं, केवल काम दिखाने के लिए होते हैं कि हमारे यहाँ इस वर्ग के लिए विशेष काम होता है। वास्तव में देखा जाए तो उनके पास कोई काम होता नहीं है और इसीलिए वो काम दिख नहीं रहा। लेकिन कई बार होता कि काम होता नहीं, लेकिन हमने कई सारे ऐसे अध्यक्ष भी देखे हैं जो खुद से काम करते थे या कुछ क्रिएटिविटी सोचते थे। अगर हम छोटी सी बात करें चिकित्सा प्रकोष्ठ की, जिसके कारण कोरोना काल में सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई सरकार के लेवल पर भी और जनता के लेवल पर भी, उस पूरे चिकित्सा प्रकोष्ठ में डॉक्टरों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन वो उस पूरे काल में हमको कहीं दिखाई नहीं दिए। वो चाहते तो बाद में, आपकी जबकि तीसरी चौथी लहर की बात हो रही है तो वो कुछ काम करके दिखा सकते थे। आपने कहा काम नहीं मिल रहा। युवा मोर्चा की हम बात करें तो हमने पहले बात की, तो अगर जो अध्यक्ष है जिसने अपने पसंद के लोग इन पदों पर बिठा दिए हैं तो वो या तो काबिल लोग बिठा देते तो वो अपने हिसाब से काम करने लगते। जब आपने अपनी पसंद के बिठाए हैं तो वो बेचारे ये भी नहीं कह सकते अध्यक्ष के खिलाफ, ना वो मुंह खोल सकते हैं, ना ही कह सकते कि आप हमको काम दीजिए। ये भी एक बड़ी परेशानी उन लोगों के सामने। दिनेश जी, हाँ, उनके यहाँ उनके साथ एक दुविधा और भी है कि हमने देखा कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन है वो भी कुछ इसी तरह के हैं, उनकी गतिविधियां भी रहती हैं। अब ये आरएसएस की एक अनुषंगिक संगठनों की गतिविधियां अलग हैं, पार्टी अलग करेगा। आदमी तो कॉमन है ना, वो यदि वहां चला जाता है स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन के कार्यक्रम में, किसान मोर्चा के लोग किसान संघ के कार्यक्रम में चले जाते हैं, तो उनकी दुविधा कई तरह की है। आप यदि देखेंगे ना, उनके यहाँ भी विद्यार्थी परिषद है, यहाँ युवा मोर्चा है, तो लोग विद्यार्थी परिषद में जाना पसंद करते हैं, वहां काम करना ज्यादा पसंद करते हैं कि उससे जो है हम भारतीय जनता पार्टी में आके बड़ा पद मिल सकता है, भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो बहुत सारी दुविधाएं उनकी, कुछ जो है उनकी संगठनात्मक अलग तरह की रीति नीति की भी है। और उनके सामने उदाहरण भी है ना कि जो युवा एबीवीपी से आए हुए हैं, चाहे वो वीडी शर्मा देख लें, हम अरविंद भदौरिया देख लें, साध्वी प्रज्ञा देख लें, तो तमाम सारे लोग आए तो उनको लगता है कि शायद वो बेहतर है, बिल्कुल कंपटीशन कम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसीलिए मैंने कहा ना। जी 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 दिनेश जी, नहीं, इसीलिए ये जो दुविधा है ना उसके कारण गतिविधियां नहीं दिखती। और यदि आप देखिए कि अध्यक्ष है पार्टी के, वो विद्यार्थी परिषद बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हम ये युवा मोर्चा से बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करेंगे। वो तो खुद ही युवा हैं अध्यक्ष, इसलिए उनकी गतिविधियां भी वो युवाओं के साथ जुड़ जाती हैं। तो ब्रजेश जी गतिविधियां जुड़ गई, लेकिन एक और दिक्कत है, सरकार हम देख रहे हैं लाडली लक्ष्मी हो, तीर्थ दर्शन हो, कन्यादान ऐसी योजना रीलॉन्च कर रही है। ऐसी कई सारी योजनाओं में ये मोर्चा प्रकोष्ठ मददगार बन सकते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि केवल भीड़ जुटाने, या हम देख रहे हैं कि जब वो यह सामने आते हैं तो विवादित हो जाते हैं। चाहे विवाह पवार का आपने जिक्र किया कि महिला मोर्चा की बैठक होती है, वो ये नहीं कहते कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, वो कहते हैं कि हमको 50% टिकट दे दिए जाए, ताकि जो अध्यक्ष है वो पिछले चुनाव में भी दावेदार थी और अगले चुनाव में उनको टिकट मिल जाए। पहले हमने देखा था युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष थे, 2 पहले, वो खुद चाह रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन उसके चक्कर में हुआ कि पूरा युवा मोर्चा का भट्टा बैठ गया। अब जबकि या तो एक क्राइटेरिया पहले से बना दिया जाए कि मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को टिकट नहीं दिया जाएगा, किसी पदाधिकारी को टिकट नहीं दिया जाएगा संगठन के लिए, क्योंकि ये बात पहले आ चुकी है, लेकिन उसमें भी कई महामंत्री हमने देखा, हरिशंकर खटीक वो विधायक हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? युवा मोर्चा में जो उपाध्यक्ष है राम दांगोर है, वो खुद विधायक है और युवा उनके अंडर में है, वो विभा पवार के अंडर में काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी सीन हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी की जो आपने कहा ना कि युवा मोर्चा हो चाहे महिला मोर्चा हो, यदि ये तय हो गया है कि जो मोर्चा के अध्यक्ष हैं उनको टिकट नहीं देगा, तो मुझे लगता है कि ये होड़ भी खत्म हो जाएगी कि हमें मोर्चा का या किसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनना है। क्योंकि वो एक सीढ़ी तो कम से कम ये सोचकर पार कर ही लेते हैं कि हम यदि अध्यक्ष बन गए हैं तो टिकट के प्रबल दावेदार तो हो ही गए हैं और पार्टी हमारे पे ध्यान दे सकती है। जिस तरह से पिछले मोर्चा अध्यक्षों को हमने देखा है कि लगातार टिकट मिलते रहे, तो इस कारण जो होड़ लगी रहती है वो इसलिए नहीं आते कि वो संगठन को बहुत मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, बहुत कुछ कर देंगे, आउटपुट कर देंगे, पूरे प्रदेश में दौरे कर लेंगे। वो इसलिए आते हैं कि मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हम तो निश्चित तौर पर हम टिकट के दावेदार हो गए और हमें टिकट मिल सकता है, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो शायद ये वजह है। और यदि ऐसा होगा तो जो
वाकई में जो काम करना चाहते हैं संगठन के लिए वैसे लोग आएंगे। आपने देखा किस तरह से नियुक्तियों में भी वो हुआ है कि आप विधायक के अंडर में, आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के अंडर में आप विधायक को कर दे रहे हो। तो ये जो बदलाव करना है आपको तो कर सकते हो, रचनात्मक काम भी आप बहुत कुछ कर सकते हो मनोज जी। यदि हमने कहा है कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराइए तो क्यों नहीं जो आपका प्रकोष्ठ है, चाहे आपने सैनिक प्रकोष्ठ बनाया है जिसमें आप बुजुर्गों को रखते हो, इन सबको लगाना चाहिए। लेकिन जो सरकारी आयोजन करते हैं उसमें आप प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी दे देंगे, मोर्चाओं की जिम्मेदारी दे देंगे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यक्रम होने का आरोप भी एक लगेगा। और जिस तरह से आपने कहा लंबे समय बाद महिला मोर्चा की बैठक हुई और सीधे सीधे बैठक में क्या रणनीति बनेगी, किस तरह से महिला मोर्चा अपनी भूमिका निभाएगी 2023 के मिशन के लिए, उस पर बात ना होकर यह हुई कि 50% आरक्षण चाहिए हमको, हमें 50% टिकट दिए जाना चाहिए क्योंकि आधी आबादी है। तो इस तरह के विवादित मुद्दे भी आते हैं। इसकी वजह से भी हो सकता है कि संगठन ने इनको पीछे रख रखा हो कि आपको आगे लाएंगे तो इस तरह के विवादित बयान देंगे और संकट एक नया खड़ा हो जाएगा, जो दिनेश जी ने भी उस तरफ आशंका जाहिर की है। तो लेकिन मुझे लगता है कि जो अनुषांगिक संगठन है उनमें जो अनुशासन बरकरार रहता था पहले की तरह, वैसा अनुशासन लाने के लिए आपको काम देना पड़ेगा और सख्ती भी करना पड़ेगी। यदि महिला मोर्चा ने अपने मन से ये मांग रखी है, पार्टी फोरम पर एक जगह रखना चाहिए थी, सार्वजनिक रूप से रखी है, तो निश्चित तौर पर उस पर एक्शन होना चाहिए। जिस तरह हम पहले भी सुन रहे थे कि वो निष्क्रिय हैं, तो संगठन ने उनसे जवाब तलब किया, तो बाकी के लोगों से भी जवाब तलब हो, उनको एक्टिव किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा संगठन के लिए। और उसका जो मिशन 2023 की जो बात कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, उनमें इनका सहयोग देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर, चूंकि अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है संगठन के सामने, क्योंकि मोर्चा लेने के लिए कैसे तैयार किया जाए, प्रकोष्ठों की भूमिका क्या हो, कैसे उनका आगे कामकाज बढ़ाया जाए और उनकी आगे की रणनीति क्या हो, इसका रोड मैप उनसे लिया जाए। लेकिन बेहतर ये हो कि अगर संगठन सक्षम है, युवा नेतृत्व है, कि वो अपनी तरफ से एक रोड मैप इन युवा संगठनों को, महिला मोर्चा प्रकोष्ठों को बनाकर दे और उनसे फिर उनकी जवाबदेही फिक्स कर दी जाए कि अगले 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर में ये आपका टारगेट रहेगा और उसके बाद एक रिव्यू करें। क्योंकि जब आप चुनाव में जाएंगे और ऐसी आधू अधूरी फौज के साथ अगर जाएंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।